नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। इस आर्टिकल में देखो ये कहा जाता है, वैसे तो अफगान सरकार और तालिबान की फर्स्ट राउंड की बातचीत हुई दोहा में। उसके बाद से कुछ आइडियलिस्ट ऐसे हैं जो ये सोच रहे हैं कि शायद अफगानिस्तान में पीस इस्टेब्लिश हो जाए, बट राइटर का व्यू ये है, देखो पीस इस्टेब्लिश नहीं होगी। उसके काफ़ी सारे रीजंस हैं। सबसे पहला रीज़न, देखो ये उम्मीद करना कि तालिबान जो है वो अफगानिस्तान में इलेक्शन लड़ने को तैयार हो जाएगा, वो पावर शेयर करेगा अफगान सरकार के साथ, ये सोचना तो बहुत ज़्यादा आइडियलिज्म का एग्जाम्पल है। और इवन इससे भी ज़्यादा, मान लीजिए अगर सहमति बन भी जाती है कि तालिबान इलेक्शन लड़े, क्या तालिबान इस बात को स्वीकार करेगा कि अफगानिस्तान में सभी माइनॉरिटीज़ को इक्वल राइट्स हों, वुमेन को राइट्स हों? क्योंकि तालिबान तो रेडिकल इस्लामिस्ट ऑर्डर इस्टेब्लिश करना चाहता है अफगानिस्तान में, समझ गए? और तालिबान हथियार नहीं गिराने वाला है। देखो अभी तक इवन दोहा में फर्स्ट राउंड की बातचीत होने के बावजूद अभी तक तालिबान ने सीज फायर एग्रीमेंट साइन नहीं किया है। वायलेंस में किसी प्रकार की कमी नहीं आई है। अभी भी तालिबान जो है अटैक्स कर रहा है। सोच के देखिए, फरवरी में जब यूएसए के साथ एग्रीमेंट साइन हुआ था तब भी तालिबान ने सीज फायर एग्रीमेंट साइन नहीं किया था। इवन अभी भी सीज फायर एग्रीमेंट नहीं साइन किया है जब पहले राउंड की बातचीत हो चुकी है। तो आगे जाके तालिबान सीज फायर एग्रीमेंट क्यों साइन करेगा? तालिबान को पता है आज हम जो पावरफुल पोजीशन पे आए हैं, एडवांटेजियस पोजीशन पे आए हैं, वो वायलेंस की वजह से ही आए हैं। तो वायलेंस को तालिबान नहीं छोड़ने वाला है। और इसके अलावा देखो जो रीजनल कंट्रीज हैं, फॉर एग्जाम्पल इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, रशिया, ईरान, ये सब देश अभी फिलहाल वेट एंड वॉच की रणनीति अपना रही हैं कि इंतजार करो होता क्या है। जैसे ही यूएसए अफगानिस्तान को छोड़ के जाएगा तब देखने लायक होगा कि ये जो रीजनल लीडर्स हैं, रीजनल कंट्रीज हैं, क्या क्या स्टैंड लेते हैं और किस प्रकार से अफगानिस्तान में फर्दर रोल प्ले करते हैं। देखो यूएसए तो अब जाने वाला है। जैसे ट्रंप इलेक्शन से पहले इसे अपनी एक मेजर अचीवमेंट के रूप में प्रेजेंट करेंगे कि देखो मैं अफगानिस्तान से अपने ट्रूप्स को वापस लेकर आ गया हूं। और ये जो पहले राउंड की बातचीत हुई है अफगान सरकार के बीच और तालिबान के बीच, इसे भी ट्रंप बोलेंगे ये मेरे प्रयासों की बदौलत ही ये साइन हुई है। तो यूएसए जो है वो युद्ध जीत गया है, ऐसा ट्रंप बोलेंगे, क्योंकि ओसामा बिन लादेन मारा गया है। तालिबान का अब कोई लिंक नहीं होगा अल कायदा जैसी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। और अल कायदा जैसी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस, ये भी अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगी, इसलिए अमेरिका ये युद्ध जीत गया है। इस प्रकार की बातें बोली जाएंगी यूएसए के द्वारा। बट देखो कहीं ना कहीं अगर हमें सही इवेल्युएट करना है तो हमें ये इवेल्युएट करना चाहिए, क्या आज का जो अफगानिस्तान है वो 2001 के अफगानिस्तान से क्या ज़्यादा बेटर है? क्या यूएसए के ट्रूप्स के जाने के बाद तालिबान फिर से कोशिश नहीं करेगा सत्ता को हथियाने की? अगर कोशिश करेगा तो फिर देखो कन्फ्लिक्ट तो होगा ही होगा, क्योंकि पिछले 20 सालों में अफगानिस्तान में काफ़ी कुछ चेंज हो चुका है। खास करके अफगानिस्तान में जो शहर हैं जैसे काबुल, यहाँ पे यूथ को कंजर्वेटिव ऑर्डर में रहने की आदत नहीं है। तो जैसे ही तालिबान शहरों पर कब्जा करने की कोशिश करेगा, अभी देखो तालिबान की प्रेजेंस जो है अफगानिस्तान में अच्छी खासी है। ऑलमोस्ट 50% का एरिया जो है अफगानिस्तान का वो तालिबान के कंट्रोल में आता है। बट शहरी इलाका बहुत ज़्यादा कम तालिबान के कंट्रोल में है। तो एक स्टालमेट है जिसे तोड़ने की कोशिश यूएसए के द्वारा की गई थी कि तालिबान के अंतर्गत जो एरिया आता है उसे वापस लिया जाए, बट ऐसा यूएसए करने में सफल नहीं हो सका। 2017 में इसी उद्देश्य के साथ ट्रंप ने अपने ट्रूप्स की संख्या भी इंक्रीज की थी, बट नहीं। स्टालमेट जो है वो काफ़ी बड़ा है। ग्रामीण इलाकों में तालिबान का कब्जा है, शहरी इलाकों में अफगान गवर्नमेंट का। तो देखना ये होगा कि अफगानिस्तान में फर्दर जो इक्वेशन है किस प्रकार से इवोल्व होती है, क्योंकि अफगान सरकार भी अपने आप में एकजुट नहीं है।
अब्दुल्ला, अशरफ गनी, इनके जो व्यूज़ हैं वो मैच नहीं होते हैं काफ़ी सारे इश्यूज़ को लेके। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। अफगान पीस प्रोसेस को लेके चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल कमेटी सिस्टम से संबंधित है। देखो कमेटीज़ के बारे में, पार्लियामेंट में जो कमेटीज़ हैं इनके बारे में हम 3 आर्टिकल ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो जो नए पॉइंट्स हैं उनको हम निकालते हैं इस आर्टिकल से। आर्टिकल में मेन इस बात पे फोकस किया जाता है कि पार्लियामेंट की जो कमेटीज़ हैं इनके एडवांटेज काफ़ी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के एमपी काम कर सकते हैं इन कमेटीज़ में। और पब्लिक स्क्रूटिनी मतलब मीडिया का बहुत ज़्यादा दबाव भी नहीं होता, मतलब पब्लिक क्लियर से परे काम कर सकते हैं चुपचाप। कई बार क्या होता है, जैसे फार्म बिल्स पर डिस्कशन होनी है तो एमपीज़ दिखावा ज़्यादा करते हैं कि हाँ हम देखो जनता के पक्ष में हैं, इसलिए सही ढंग से डिबेट नहीं हो पाती, सही ढंग से काम नहीं हो पाता। लेकिन कमेटीज़ में टेक्निकल इश्यूज़ को ज़्यादा अच्छे से टैकल किया जाता है, मतलब पार्लियामेंट की एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने का काम करती हैं ये कमेटीज़ हैं। कुछ कमेटी जैसे एस्टीमेट कमेटी, पब्लिक अकाउंट कमेटी, इनका जो रिकॉर्ड है वो तो और भी ज़्यादा बढ़िया है। बट देखो हमारे देश में जो एग्जीक्यूटिव यानी सरकार जो होती है वो नहीं चाहती कि इन कमेटीज़ की स्क्रूटिनी या फिर ओवरसाइट सरकार के कामकाज पे हो। तो इसलिए प्रेजेंट जो गवर्नमेंट है, इस गवर्नमेंट पर आरोप लगते हैं कि अब आज के समय में बहुत कम बिल्स भेजे जा रहे हैं इन कमेटीज़ को। जैसे देखो एक आंकड़ा भी है, ये देखो 14वीं लोकसभा में 60% जो बिल थे वो भेजे गए थे कमेटीज़ के पास में, 15वीं लोकसभा में 71%, जबकि 16वीं लोकसभा में सिर्फ 27% जो बिल हैं वो कमेटीज़ के पास भेजे गए, सीधे पास कर दिए गए। देखो पार्लियामेंट का काम ही ये है डिबेट करना, डेलिब्रेशन करना, ताकि विभिन्न पक्षों के जो व्यूज़ हैं वो निकल के आए और एक कॉमन सहमति बने, उसके अनुसार जो बिल हैं वो पास हों यानी कानून बने। बट बिना कमेटीज़ के पास सीधा बिल पास कर दिए जाते हैं। तो इसका मतलब तो ये है ना कि पार्लियामेंट जो है वो सिर्फ एक स्टैंप मारने का काम कर रही है। सरकार की मेजोरिटी है लोकसभा में और राज्यसभा में भी, और विद इन 2-3 डेज सरकार बिल पास करवा लेती है। तो सिर्फ पार्लियामेंट ने क्या किया, स्टैंप मारी सरकार की व्यू पॉइंट पर। जबकि पार्लियामेंट का काम देखो ये थोड़ी ना सोचा गया था, डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट का काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक एग्जाम्पल दिया जाता है कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास लास्ट बिल रेफर किया गया था लैंड एक्विजिशन बिल 2015 वाला। इवन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इश्यूज जैसे आर्टिकल 370 का जो इश्यूज हैं, जो देश के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इशू है, इसको भी कमेटी के पास नहीं भेजा गया। ये जो 3 लेबर बिल्स जिनकी हमने बात की पहले आर्टिकल में, एग्रीकल्चर से संबंधित 3 बिल्स, वो भी कमेटीज़ के पास नहीं भेजे गए, छानबीन के लिए सीधा पास कर दिए गए। गवर्नमेंट ने अपनी मेजोरिटी का सहारा लिया इन बिल्स को पास करने के लिए, बहुत ही कम समय में ये बिल्स पास हो गए। देखो एक रीज़न जो है वो ये दिया जाता है कोविड-19 है, इसलिए बिल्स को अर्जेंटली पास करने की आवश्यकता है। लेकिन देखो ऐसा नहीं है, क्योंकि जैसा शुरुआत में भी हमने बात की थी, लेबर जो बिल हैं वो ऐसे बिल हैं जो वर्कर्स की लाइफ को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। तो बिना चर्चा के तो ये बिल्स पास होने भी नहीं चाहिए थे। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट बिल्स हैं जो पिछले काफ़ी समय से लटके हुए हैं, जैसे वुमेन रिजर्वेशन बिल, ये तो सरकार जल्दबाजी में पास कर नहीं रही है। जो करने चाहिए, जिनकी ज़रूरत है, सरकार अपनी मर्जी से जो बिल्स हैं वो इतने कम समय में पास कर देती हैं बिना डेलिब्रेशन और बिना डिस्कशन के। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।